हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कॉलेज स्टूडेंट्स होप सब कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स। ओके सो पिछले वीडियो में हमने देखा जिस तरह से कि हम पढ़ रहे हैं पल्लवास पांड्याज एंड द कालचुरीज। 5th चैप्टर हमारा BHIC 132 हमने स्टार्ट की है। ओके सो ये आज उसका थर्ड पार्ट है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा था, इसीलिए आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए लंबा इतना हुआ क्योंकि हम बुक टू बुक लेके चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये बात। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फिर अपना स्टडी पढ़ते हैं या फिर वापस NCERT शुरू करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो इग्नू है, इग्नू वो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इग्नू जो है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो अगर आपने एक बार इग्नू की बुक्स पढ़ ली तो इनफ है आपके लिए और आपको कहीं से जाने की जरूरत नहीं और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। सो हम इस बुक को जो है कंप्लीट लेके चल रहे हैं, लाइन टू लाइन लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो लंबी बनी क्योंकि पूरा हम बुक को लेके चल रहे हैं। ओके सो आज इसका थर्ड पार्ट आज खत्म होने वाली है। हमने चैप्टर के स्टार्ट किया हमारा 5th यूनिट पल्लवास पांड्याज एंड द कालचुरीज। ठीक है, सो हमने ये तक हमने पढ़ लिया हुआ है, इसकी हिस्ट्री पढ़ ली है कि पल्लव का ओरिजिन क्या था, पांड्याज के बारे में पढ़ लिया और कालचुरीज के बारे में पढ़ लिया। इनका कहीं ना कहीं हमने इनका क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, पल्लव और पांड्या का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया वो अच्छे से आपको याद आ गया होगा। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम, ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर एक डायनेस्टी के बारे में, हर एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली है। लेकिन इस बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं 3 डायनेस्टियों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, रिलीजन के बारे में, ठीक है, लिटरेचर के बारे में और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। In the following section, we are going to introduce you to the administration, economy, society, religion, literature, and art and architecture during the rule of above mentioned ruling dynasties. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में हमने इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, अब जो हमने अभी तक डायनेस्टियाँ पढ़ी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पल्लवास, let us look at the central administration and local administrative units. पल्लवा हैड एन हेरिडिटरी मोनार्की। ठीक है, सभी तक उससे आपको तो पता लग गया होगा कि जो पल्लव्स हैं उनके जो थे हेरिडिटरी मोनार्की को फॉलो करते थे। ठीक है, द किंग वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ओके इन हिज किंगडम, सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, सुप्रीम लीडर इन हिज आर्मी। ओके, ही अडॉप्टेड द टाइटल धर्म महाराजा टू एम्फेसाइज दैट ही गवर्न हिज किंगडम अकॉर्डिंग टू द tenets of the धर्मशास्त्रस. The Pallav administrative system was well structured. The appointment of minister called amatyas offered their services and assistance to the king. Okay, the government department were headed by royal members such as princes of kingdom. Apart from the royal families, members, the distinguished army officials were also given the task to supervise the royal departments. The dynasty had a well-maintained army. The administrative division of Pallava kingdom bear close remembrance of the Gupta empire. The territory of kingdom is referred as Rashtra Desha. Okay, so इसमें ये बता रहे हैं कि जो पल्लव की डायनेस्टी में जो पल्लव का जो किंग था, ओके, वो सुप्रीम लीडर था। ओके, कहीं ना कहीं ओके, सो जो किंग था उसी को सुप्रीम लीडर माना जाता था। ओके, सो किंग जो था वो सुप्रीम लीडर था और उस किंग ने अपने आप को टाइटल कौन सा, धर्म महाराजा। ठीक है, कौन सा टाइटल दिया था, धर्म महाराजा। ओके, सो हमको ये देखने को मिलता है जो किंग था वही जो आर्मी या मिलिट्री में वही अपॉइंटमेंट्स करता था। ठीक है, और जुडिशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जुडिशियल सिस्टम में भी जो किंग था वही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी था। ठीक है, जो किंग था वही हाईएस्ट अथॉरिटी था। सो हमें देखने को मिलता है कि जो और जो इनकी आर्मी थी, ठीक है, वो भी वेल मेंटेन्ड थी। ओके, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ओके, इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करें या अगर इनकी मिलिट्री यूनिट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं किंग के कंट्रोल में ही थी। ओके, सो ओवरऑल देखने को मिलता है जो किंग था वही हर एक चीज़ को देख रहा है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर एरिया को देख रहा है और कहीं ना कहीं वो सेंट्रल अथॉरिटी है। ओके, सो जो अपॉइंटेड मिनिस्टर जिनको किंग अपॉइंट करता है, ठीक है, उनको अमात्यास बोलते हैं और के एम्पायर से, ठीक है, मिलती जुलती से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, तो ये अपने टेरिटरी को जैसे कि क्योंकि जैसे गुप्ता के टाइम देखते हैं कि वो भी अपने टेरिटरी को राष्ट्र या देश बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्र देश मंडला इन पल्लव इंस्क्रिप्शन। दीज टर्म फॉर द टेरिटरी आर आल्सो फाउंड इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन। जैसे मैंने पहले बात की, क्योंकि हमको ये देखने को मिलता है कि जो ये पल्लव की डायनेस्टी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गुप्ताओं से भी रिलेट कर रही है। जैसे कि उन्होंने अपने टेरिटरी को बोला, ठीक है, अपने टेरिटरी को देश बोला, ठीक है, राष्ट्र या फिर मंडला बोला, जो कि हम गुप्ता के टाइम पे भी देखने को मिलता है। ओके, द होल किंगडम और राष्ट्र वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, सो हमको गुप्ता के टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि जो उनकी टेरिटरी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जब वो भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड है और इनकी भी देखो डिवाइडेड है। यूनिट्स उनके यूनिट्स कौन कौन से, कोटाम एंड नाडूस। ठीक है, नाडूस का हमको पता है मतलब होता है विलेज। ईच कोटम वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय किंग। ठीक है, जो हर एक कोटम जो एक यूनिट है, ठीक है, वो एक ऑफिसर के अंडर होता था, उसको एक ऑफिसर जो है वो सुपरवाइज कर रहा होता है। ओके, ठीक है, विलेज या जिसको गांव बोलते हैं वाज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑब्वियसली अभी तक हमको पता लग गया है ठीक है, जो गांव है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस देयर वर मेनली लोकल असेंबलीज which are autonomous in nature. सभा एंड उर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो विलेज लेवल पे जो काम होंगे, जो फंक्शंस होंगे, उनको भी अलग अलग तरह से हमको देखने को मिलता है। जो ये एंशिएंट टाइम चल रहा है और यहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उर और सभा का ये फंक्शन चलता है। उर एक सभा की जो एक चल रही है, जिसमें सभा की बात करें तो अगर हम जो सभा
सभा की बात करें तो हम इसमें आते हैं ब्राह्मणिकल्स या हाई कास्ट वाले आते हैं, जिसमें कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लाइक टेंपल की रक्षा करना, टेंपल की देखभाल करना, पूजा वगैरह करना, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो ऊर है वो दूसरे कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कास्ट, ठीक है। दीज सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज वर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग टास्क। और ये जो अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट बनी है विलेज लेवल पे, इनका काम क्या है, मैनेजिंग टेंपल्स, वही मैंने सकता है कि टेंपल को मैनेज करना, रिपेयरिंग इरिगेशनल टैंक्स, ठीक है, डूइंग चैरिटेबल वर्क्स एटसेट्रा। सो ये ऊर या सभा जो विलेज लेवल पे एक असेंबली बनाई जाती है उसका ही काम है, ठीक है, नॉर्मली ये। The village assembly were functioning in different part of Pallava dynasty and were very important for the efficient functioning of the villages, ठीक है। तो जो ऊर या सभा की हम बात करें तो ये पल्लव डायनेस्टी की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है। और इसका जो इंपॉर्टेंस, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, क्योंकि आप देखते हो कि अगर एक एम्पायर है, ठीक है, किसी भी एक रूलर का एक बड़ा एम्पायर है, तो हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग डिवीजन में इसको बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग टेरिटरी में इसको बांटा गया है। तो अगर हर एक की बात देखा जाए तो अगर एक छोटे से विलेज लेवल की भी शिकायत देखी जाए, या अगर हर एक विलेज लेवल का केस भी अगर राजा के पास चला जाए तो उसके पास टाइम नहीं बचेगा इतना। आप देखें आज के टाइम को देखने को मिलता है कि अगर लोकल विलेज पर कोई ज़्यादा से लड़ाई होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचता है, ठीक है। अगर फिर ज़्यादा मैटर और ऊपर बड़ी हो तो फिर हाई कोर्ट होता है, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट होता है। उस टाइम भी ऐसा होता था, इसीलिए जो उर और सभा है वो बनाई गई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं उर और सभा की इंपॉर्टेंस ये थी कि क्योंकि वो छोटे लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है विलेज लेवल, हाँ, ठीक है। सो विलेज लेवल पे उनकी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वो वहीं पर जो विलेज लेवल के जो कुछ मैटर्स थे, कुछ केस थे, वहीं पर सॉल्व हो जाते थे, ठीक है। बट अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट रिलेटेड टू देयर फंक्शंस एंड देयर रिलेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट नोन। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्राम्स केयरफुली kept an executive record of arable or wastelands, water bodies such as river and lake, well and irrigation tanks, or artificial reserve, and also rock of the and trees in kingdom, and these were vital resources for land and other ground to the temple of Brahmins, and were also for the revenue the main। so okay, so यहाँ पर देखो ये देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी बात ये बताइए कि यहाँ पर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो और जो लोकल लेवल पे फेडरेटिव जो लोकल लेवल पे यूनिट्स जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल के साथ टच में ही है, ठीक है। सो कहाँ पर कितने काम हो रहा है, ठीक है, सो कहाँ से कितना स्टोन के कहाँ पर कितने वाटर रिजर्व है, ठीक है, कहाँ से कितने लेक है, या फिर कहाँ से कोई लैंड खाली है, ओके। सो वहाँ पर हम क्या प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई वाटर बॉडी आगे रिवर है, ठीक है, सो या फिर इरिगेशन टैंक उसकी रिपेयरिंग हुई है नहीं हुई है, तो इसके भी पूरे रिकॉर्ड रखते थे, मेंटेन रखते थे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हमने देखा, ओके। सो रेवेन्यू ऑफ किंगडम वाज लैंड टैक्स, ऑब्वियसली, ठीक है। सो एंशिएंट टाइम में देखने को मिलता है कि बहुत सारे डायनेस्टीज के टाइम से लैंड टैक्स, इवन की जब हम 90s की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया पे रूल करते थे, सो तब भी लैंड टैक्स कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। हाउएवर नो टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम देवदानास, ठीक है, लैंड ग्रांटेड टू टेंपल्स, ठीक है, अग्रहारास, the land settled by brahmanas and brahmadyas, the land given to brahman or group of the priestly class। so जहाँ पर हमको तीन आइडेंटिटीज देखने को मिलती है जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है, कि जो अगर जो लैंड जो है वो मंदिर को दान कर दी गई है उससे आप टैक्स नहीं ले सकते हो, या फिर ठीक है जो जहाँ पर ब्राह्मण है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मण को एक रिलीजियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिटी इंपॉर्टेंट मानी गई है ब्राह्मण की, ठीक है, ओके, इसलिए उनसे भी नहीं टैक्स लिया गया है। और जो कि ब्राह्मण को प्रॉपर्टी दे दी गई है, ठीक है, सो उनको अगर हमें कोई दान कर दी ब्राह्मण कोई प्रॉपर्टी तो उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ओके। सो तीन से नहीं लिया जाएगा, कौन सी से नहीं लिया जाएगा, जो कि टेंपल को दान हो गई हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर ब्राह्मण रहते हो, या फिर जो लैंड किसी ब्राह्मण को डोनेट कर दी हो, ओके। देयर वर अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस एज वेल सच एज इराई, कनाम, पोची, पताम, ठीक है। सो आपने याद रखें द टैक्स ऑन वीवर्स वाज कॉल्ड तांतराई एंड कुसा कनाम was tax collected from porters, ठीक है। सो जो ये टैक्स जो थे ये टैक्स जो तंत्राई था जो पोर्टर से कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। टुडे टैपर्स, ऑयल प्रेशर्स, गोल्ड स्मिथ्स, कैटल बेयरर, वॉशरमैन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा आल्सो पे टैक्स। टू टाइप ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजेस, ओके। तो विलेज लेवल हम देखते हैं कि जो ये मिडिल क्लास लोग हैं कहीं ना कहीं वही सारा टैक्स भरते हैं। आज के टाइम पे हमको देखते हैं कि जो मिडिल क्लास लेवल पे सोसाइटी है उसी को ज़्यादा सफर करना पड़ता है, और मिडिल क्लास लेवल पे, ओके। सो विलेज लेवल पे हम बात करें तो विलेज लेवल पे दो टैक्स ले लिए जाते थे, ठीक है, विलेज लेवल से दो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू विच इज पीजेंट लैंड रेवेन्यू विच द पीजेंट वर obliged to pay, it varied from 1/6 to 1/9 of land produce, this was collected by village and given to the state collector, ठीक है। सो फर्स्ट जो टैक्स की बात करते हैं हम, जो फर्स्ट टैक्स था वो कौन सा विलेज लेवल पे, जो वो है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं वो है, ठीक है, 1/6 या फिर 1/9 की बात करते हैं, से 1/9 की बात करते हैं हम, ओके, ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर आपकी जो फसल हुई है आपको उसका 1/6 या 1/9 हिस्सा जो है आपको स्टेट को देना पड़ेगा। और ये कलेक्ट कौन करता था, स्टेट लेवल पे जो स्टेट कलेक्टर होता था, जो एक ऑर्गेनाइज किया होता था, एक जो मिनिस्टर, एक जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ टैक्स वर लोकल इन नेचर, जो सेकंड टाइप का टैक्स था वो नेचर के लोकल लेवल पे, और भी राजा की तरफ से कहीं सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लैंड रेवेन्यू टैक्स, कभी भी राजा का मनाया या फिर कुछ भी हुआ तो वो अपनी वजह से टैक्स लगाता था, और जो मजबूर पीजेंट्स थे वो कहीं ना कहीं उसको देने के लिए मजबूर होते थे, ओके।
These taxes were collected in village and used for its maintenance. ओके, सो ये जो टैक्स होते थे ये विलेज में ही कलेक्ट किए जाते थे और कहीं ना कहीं विलेज की मेंटेनेंस के में ही यूज़ किए जाते थे। शायद लाइक जैसे हमने देखा कि वो इरीगेशन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से काफ़ी जुड़े हुए हैं। सो अगर बात करते हैं कभी टैंक्स हो गया या फिर ठीक है ऐसा कैनाल वगैरह हो गई या फिर रोड्स हो गई, ठीक है, आज के टाइम की तरह रोड नहीं लुक्स की लेकिन वगैरह रास्ते वगैरह हो गए, ठीक, कहीं पुल वगैरह टूट जाना या फिर और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, सो उसमें कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू यूज़ कर देते थे। ओके, taxes collected from various sources were spent on maintenance of king and his revenue for the maintenance of his army and naval force etc. ओके, सो और भी ज़्यादा कई सोर्सेज जब हमने बात की जैसे लैंड, अगर हम लैंड रेवेन्यू को छोड़ के बात करें और भी राजा ने उन पर काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए होते थे, ठीक है, या फिर राजा के और भी बड़े कई सारे सोर्सेज होते हैं जैसे कई राजा ने कहीं विक्ट्री कर ली है या फिर और भी कोई उसको गिफ्ट आ गया, ठीक है, कहीं से। सो ये जो और भी जो बात कर रहा हूँ दूसरे सोर्सेज की, तो ये सोर्सेज जो है वो राजा के पर्सनल, ठीक है, तो ये राजा की जो पर्सनल रूटीन थी उस पर इन्वेस्ट किए जाते थे या फिर जो राजा की आर्मी है उस पर इन्वेस्ट किए जाते थे, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमी। सो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हमने ज़्यादा कुछ देखने वाला बात नहीं थी, ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तो किस तरह से जो किंग है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, सुप्रीम कमांडर है, आर्मी को भी वही कंट्रोल करता है, जो मिनिस्टर है वो भी कहीं ना कहीं वही अपॉइंट करता है। और हम देखा कि लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वही उनका मेन सोर्स है और राजा को जब राजा के जो पर्सनल रूटीन है या रेगुलर या उसकी जो आर्मी है वो भी रेवेन्यू टैक्स पे ही डिपेंड है या फिर जो कि उसको कहीं ना कहीं उसके जो वेरियस अदर सोर्सेज होते हैं वहाँ से भी मिल जाती है। ओके, सो इसमें हम अब एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इकोनॉमी, ठीक है। फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता पीरियड द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स बिकेम फ्रीक्वेंट इन द नॉर्थ एज वेल एज साउथ इंडिया, ठीक है। लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं। लैंड ग्रांट्स मतलब, ठीक है, जब आप लैंड को मतलब दान दे देते हो किसी को, ठीक है। इट वाज यूजफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज मैनी अनकल्टिवेटेड वर्जिन लैंड्स वर जनरेटेड टू द डोनीज। द पल्लव किंगडम वर वेरी prosperous, ठीक है। The Pallavan inscription informed that Pallav ruler made many land grants. They also donated land for maintenance of temples which emerged as important economic center, ठीक है। They were granted obligatory contribution of food grains from villager called Magmai, ठीक है। Temples had Koyali Parivarams ritual specialist on annual festivals. They attached a huge mass of people and also gift for them. Okay, so ये बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, जो पल्लव के टाइम पे हम देखने को मिलता है कि जो पल्लव के टाइम पे साउथ और नॉर्थ में भी कहीं ना कहीं जो लैंड ग्रांट सिस्टम का जो लैंड ग्रांट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं राइज कर गया था, ठीक है। हम पल्लव के टाइम पे नॉर्थ या साउथ में भी जो लैंड ग्राम्स, इससे क्या होने लगा, इससे जो होने लगा जो अनकल्टिवेटेड वर्जिन लैंड थी वो कहीं ना कहीं यूज़ होने लगी या फिर आप उसको डोनेट करने लगो या फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं मंदिर बनने लगे। ओके, सो मंदिर बनने लगे, वहाँ पर भी उनका भी यूज़ होने लगा। और हम देखते हैं जो पल्लव के टाइम पे उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा लैंड ग्रांट्स देखने को मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलीजियस थे, ठीक है। ओके, Chipuram record that Pallava's capital in his celebrated account, according to which the Pallava territory was very fertile and hence agriculture sector फ्लोरिस्ट। ओके, सो जो चाइनीज ट्रैवलर था उसके रिकॉर्ड से उसके जो अकाउंट्स या फिर जो उसके जो अकाउंट्स थे उससे हमको देखने को मिलता है कि जो पल्लव की डायनेस्टी थी, ठीक है, वो काफ़ी फर्टाइल थी। ओके, जो पल्लव का जो एरिया था वो काफ़ी फर्टाइल था और उसमें जो काफ़ी सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो थी अच्छे से होती थी। और उसमें हाई ऑब्वियसली अगर जहाँ पर लैंड होगी तो वहाँ पर ऑब्वियसली अगर जहाँ पर लैंड होगी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई होगी, ठीक है। द फॉरेस्ट लैंड वर आल्सो यूज फॉर कल्टिवेशन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो उसको भी लैंड ग्रांट्स में यूज़ करने लगे कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसका भी यूज़ आने लगा। सो द फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइडेड टिम्बर एंड एलिफेंट्स बट आल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। ओके, सो जब उन्होंने एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट की लैंड है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट करना शुरू कर दी तो उनको ना केवल सिर्फ वहाँ से लकड़ियाँ मिली बल्कि हाथियों की भी सपोर्ट मिला, हाथियों की भी हेल्प मिली क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि जब भारी भारी चीज़ें हैं या फिर जो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम घोड़े पे या फिर उस पर बांधने के लिए सकते वो हाथी लाते हैं। अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे साउथ की बात करें तो हाथी पे कितनी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें लाद के लाई जाती है और इवनली कहीं ना कहीं उनको डबल फायदा हो गया क्योंकि हाथी जो है वो वार में भी यूज़ होते थे, ठीक है। The Pallava had provided irrigation facility for the promotion of agriculture in various parts of kingdom, ठीक है। जो पल्लवास ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। मैनी लार्ज इरिगेशन टैंक shows that they must have require a large number of skilled labor, ठीक है। Many of villages sabhas had a separate tank supervision committee to look after the construction and proper maintenance of the tank, ठीक है। सो हम देखने को मिलता है कि किस तरह से पल्लव के टेरिटरी में इरिगेशन फैसिलिटीज है, ठीक है। तो अपना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे उनके जो कम्युनिटीज उनका टैंक्स है उनको इससे देखने को मिलता है कि किस तरह से जो उनके जो लेबर्स हैं या फिर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से स्किल्ड है या फिर वो उनको ये काम आता है। ओके, सो हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो लैंड है वो फर्टाइल है और वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, The Pallavas were largely engaged in conflict with Chalukyas and Pandyas, but during the peaceful times they could pay more attention toward the improving trade and commerce in the dominion, ठीक है। सो ये देखो ये बात हो रही है कि यहाँ पर बता रहे हैं जो पल्लवास हैं वो कंटिन्यूसली मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह से एक टेरिटरी या एक किंग रिसोर्सेज के लिए दूसरे टेरिटरी को अटैक करता है, ठीक है। सो जब हम बात करें कि पल्लवों की जो बात करें तो पल्लव है वो हमेशा चोलवास के साथ कन्फ्लिक्ट में रहे, लड़ाई में रहे, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो ट्रेड पे ध्यान देते थे। ओके, सो ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए अपना ट्रेड को इंप्रूव करते थे। ओके, Narasimha Varman II, Rajsimha 700 से लेकर 728 CE तक इसका टाइम था, had enjoyed a comparatively peaceful region as there were no battle fought with the reigning Chalukya ruler during his time. Maritime trade received a welcoming boost.
Mahabalipuram was a busy Palwa port and its harbour was full of ships loading and unloading cargo. When Palwa Emperor Narasimhavarman first sent his naval expedition to Ceylon, and for the second time it was this port which was used for sending his army. They also had dockyard at Nagapattinam. So यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड है, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में लकी रहा है कि भाग्यशाली रहा है, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में हमको ज़्यादा बैटल्स जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। ओके, सो उसको कहीं ना कहीं जो ट्रेड करने का या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो उसको जो बढ़ाने का अच्छा मौका मिलता है, और उसने ऐसा किया भी, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है कि जो महाबलीपुरम के पास जो पोर्ट है वो कहीं कंटिन्यूसली बिजी रहा, ठीक है, अनलोडिंग और लोडिंग में कहीं ना कहीं उसके कार्गो चलते रहे, और हमको देखने को मिलता है कि जब सेकंड टाइम उसकी जो आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से मार्च हुई थी, वो फिर मूव हुई थी। The Pandyaans especially had a prosperous trade, both internal and external. There were several different kinds of merchants and traders, such as merchant of salt, gold, crochet, cloths, etc. ठीक है, सो पांड्यान्स के टाइम की अगर हम बात करें तो इनके टाइम पे भी बहुत ही अच्छा जो इंटरनल और एक्सटर्नल इम्पोर्ट सिस्टम जो है, ट्रेड सिस्टम चलता था, ठीक है। सो कई तरह के जो व्यापारी थे, ठीक है, ट्रेडर्स थे, वो वहाँ आते थे, जैसे कि साल्ट के व्यापारी हो गए, ठीक है, नमक के हो गए, सोने के हो गए, ठीक है, क्रोशे के हो गए, जो कपड़े हो गए, ठीक है, उसके हो गए। ओके, they were organized into many merchant guilds. Those engaged in external trade are called paravaras or pratavaras, ठीक है। Nagataras were another type of active traders, ठीक है। सो जो एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, जो एक्सटर्नल ट्रेड के साथ लिंक रखता था, एक्सटर्नल ट्रेड के साथ उनको पारावारास बोलते थे, ठीक है, ये पारावारास बोलते थे या परातवारास बोलते थे, ठीक है। और जो हम बात करते हैं नगारा तराज की बात करें, सो वो एक अलग टाइप का है, ठीक है, वो एक अलग टाइप के मर्चेंट की बात कर रहे हैं हम। ओके, Pandya's export spices, especially pepper, timber, gold, and sandalwood, but the primary item of export was pearls. The Pandyan king was also known for their pearls fisheries. Marco Polo, an Italian explorer, speaks of the extremely fine quality of pearls for this kingdom. Okay, so यहाँ पर बात करते हैं हम कि ओके, सो अगर हम बात करें पांड्यंस की इकोनॉमी की, तो जो पांड्यंस थे वो कई तरह के व्यापार करते थे। जैसे आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया जाना ही जाता है, जो है इंडिया जाना ही जाता है स्पाइसेस के लिए, ठीक है, इंडिया मसालों के लिए मशहूर है। सो इंडिया जो स्पेशली जो ठीक है, सो इंडिया जो है स्पाइसेस ओबियसली स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, लेकिन स्पाइसेस के अलावा भी जो पांड्यंस थे वो टिम्बर का व्यापार करते थे, ठीक है, सोने का करते थे, ओके, सैंडलवुड का करते थे, बट जो प्राइमरी था वो पेड़ था, ठीक है, जो मोती थे, ओके, उनकी एक्सपोर्ट करते थे। ओके, सो जो कहीं ना कहीं जो मेजर था वो पर्ल था, ठीक है, मोती था। लेकिन जब हम बात करते हैं इटालिया मार्को पोलो की, जो इटालियन एक्सप्लोरर था, ठीक है, उसने बताया कि जो ये किंगडम है वो इसके पर्ल के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। सो उसने फाइन क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी के लेवल के मोती मिलते थे। ओके, मेजर पोर्ट सिटीज वर कोरकाई, कयाल, पैलियापट्टिनम एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये जो तीन है कहीं ना कहीं मेजर पोर्ट सिटीज थी। ओके, The Pandyaans had intercontinental trade. The foreign merchants and travelers addressed the Pandyan kingdom as Mabar, which is Arabic term for ferry or passage. This underlines the significance of the region, and there is evidence that it was frequently visited by the merchants and travelers, especially from the Persian Gulf and the Arabian region. ओके, हमको ये पता लगता है कि जो पांड्यंस जो हमारे उस टाइम का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, ठीक है, सो इंडिया का कहीं ना कहीं जो है साउथ के अरब के साथ भी कहीं ना कहीं ट्रेड जो था वो लिंक था। ओके, सो इसे हमको ये भी एविडेंस कहीं ना कहीं मिल जाता है, जो ट्रैवलर थे वो कहीं ना कहीं जो मर्चेंट थे वो उनका आना जाना लगा रहता था। पर्शियन गुल्फ की बात करें तो पर्शियन गुल्फ से उनका ट्रेड जो है इंडिया के साथ मिलता रहता था, ठीक है। वन ऑफ दी चीफ आइटम्स द पांड्यंस इंपोर्ट्स फॉर हॉर्सेज, ठीक है, जो पांड्यंस जो सबसे ज़्यादा जो पांड्यंस थे वो सबसे ज़्यादा जो थे वो हॉर्सेज मंगवाते थे, ठीक है, जो पांड्यंस की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। ओके, हॉर्सेज, क्योंकि हमको देखते हैं कि जो अरबी घोड़ी है, अरबी जो घोड़ा है उसकी कितनी डिमांड है, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल होता है। ओके, The early Pandyans had a flourished trade relation with Roman, Greek, China, and seaside Asia as well. ठीक है, South Asia as well. There was a good relation between Roman Empire and Pandyan Kingdom. ठीक है, सो हम बात करें कि ना केवल सिर्फ पर्शियन की, ना केवल सिर्फ अरेबियंस के साथ, बल्कि जो पांड्यंस थे वो कहीं ना कहीं रोमन्स के साथ, ठीक है, ग्रीक के साथ, ठीक है, चाइनीज़ के साथ, और बात करें साउथ की भी, तो साउथ एशिया में भी जो पांड्यंस का जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं चलता था। ओके, सो उन्होंने अपना जो 361 सी में जो पांड्यन का रूलर था उन्होंने अपना Descent priestly class, socially and economically powerful. Agriculture was the main occupation of the people. To promote agriculture, irrigation facilities were provided. Since the territory of Kalchuris of Chedis was very rich in forest and land, this enabled them to fully utilize the forest product and develop their industries. The growth of woodwork and tanning industries were especially forest due to their easy access of forest and raw materials. Other industries prevalent during the period were माइनिंग, ऑयलिंग, टेक्सटाइल, मेटल, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोन वर्क इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हमने ये पहले पढ़ लिया कि इसमें अपना कंफ्यूजन होना कि जो हमने पहले वाली इकोनॉमी जो लैंड सिस्टम उसके बारे में बात की थी वो पल्लवास की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो चैप्टर इस पार्ट में ये पढ़ा कि तीनों टेरिटरी है, ठीक है, पल्लव्स, पांड्यास और कालचुरीज, ठीक है, इन तीनों डायनेस्टीज के इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पांड्यास है उनका भी कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड सिस्टम था साउथ के साथ। लेकिन जब बात करें कालचुरीज की, तो हमने पहले पढ़ा जो कालचुरीज जो थे, सो हमने पहले पढ़ा जो कालचुरीज थे वो एक ट्राइब था जो और अब इससे आपको पता है जो ट्राइब्स होते हैं वो जंगल से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कालचुरीज को उसकी बहुत एक जो उसकी टोपोग्राफिकल लोकेशन थी उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवांटेज थी, जिसमें कि वो जो है वो जंगल में रहते थे और उनको जंगल का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वुड वगैरह और भी जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो उनको वहीं से मिल जाते थे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरह से जो मंडलपालिका के टाइम पे जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है बेचते थे, और ठीक है, जो ये अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके,
ओके, सो अभी तक हमने नॉर्मली मोटा मोटा अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, ओके, इकोनॉमी पढ़ी है और हम प्लानिंग सोसाइटी। तो इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रही है तो अपना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने आगे जाके जब हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हर एक पर्टिकुलर डायनेस्टी की अलग अलग अपना पूरा आएगा। उसमें हमने इसमें से हमने इंट्रोडक्शन या हमने एक बेसिक आइडिया बनाना है कि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था, ठीक है। सो अभी तक हमने जो पल्लवास पांड्या कल्चरल पढ़ा उस लेवल पर हम देख रहे हैं कि क्या सिस्टम था उस टाइम पर, ठीक है। सो इसके आपने टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आप हो सके तो सिर्फ थोड़ा नोट कर लेना, ओके। सोसाइटी कैसी थी, द रूलिंग एंड प्रिस्टली क्लास हैड एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमको पता है कि जो रूलिंग जो थी और जो प्रीस्टली क्लास थी वो इंटरडिपेंडेंट थी, क्योंकि रूलर्स और जो प्रीस्ट थे वही जो कहीं ना कहीं वो हाईएस्ट अथॉरिटी माने जाते हैं, जो लोकल लेवल पे मिडिल क्लास थे या फिर उनसे नीचे जो हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट या फिर अनटचेबल्स की, तो उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो रूलिंग और प्रीस्टली थी, ठीक है। The Brahmanas provided political legitimacy to the ruling lineage and the kings granted them tax free, ठीक है। जो ब्राह्मण थे कहीं ना कहीं जो रूलर्स थे उनके पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो उनकी जो पॉलिटिकल लाइनेज थी, ठीक है, उसको बरकरार रखते थे, और जो किंग्स जो थे वो उनको टैक्स फ्री रहते थे, ठीक है। जो हमने पहले भी जैसे पढ़ी कि जो ब्राह्मण थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है। The practice of land grants as mentioned earlier further strengthen the political, social and economic base of Brahmins, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इतना राइज करा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका डोमिनियंस बनेगा सोसाइटी में। सो इस टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं किंग के साथ जो ब्राह्मण था उनका भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बड़ा ज़्यादा डोमिनियंस बन चुका था, क्योंकि उनको भी कोई ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं देने होते थे, और जो लैंड ग्रांट्स थी और कहीं ना कहीं जो टेम्पल की पावर भी थी वो भी कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट के अंदर ही ब्राह्मण के अंदर ही थी। सो ओके, सो वो भी इनको एक कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक हाईएस्ट स्टेटस देती है और एक पॉलिटिकल पावर देती है, ठीक है। They occupy high social status. Tamil society underwent a great change during the Palwas. Under them, Aryanization of South India was completed. Movements they constructed were mainly religious structure dedicated to Hindu deities, ठीक है। सो यहाँ पर बात करें कि ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपने डोमिनियंस की वजह से, अपने हाईएस्ट अथॉरिटी की वजह से एक डोमिनेंट स्टेटस ले लिया था, ओके। और जो उस टाइम के जब हम बात करें मूवमेंट उस टाइम की जो बात करें मूवमेंट्स की, तो वो भी कहीं काफ़ी सारे मूवमेंट्स बनाए थे, बट जो सारे के सारे जो मूवमेंट थे वो रिलीजियस थे, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, ओके। The temples spread religious idea, but they also performed secular functions. There were many temples with liberties, and thus they became center of religious as well as secular learning. The educational institute attached to temples were Ghathikas and Mathas. बात करते हैं अगर हम जैसे जो टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लेकिन साथ साथ में ही वहाँ पर जो कहीं ना कहीं सेकुलर फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम बात करें अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाया भी जाता था, ओके। सो उससे पहले की अगर बात करें कोई नाट्य फिल्म देखें तो वहाँ पर जो स्कूल में जब मंदिर के बाहर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक पवित्र स्थान माना जाता है, ओके। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वेव्स के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो जो रिलीजियस वो थे वो भी कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते थे सेकुलर फंक्शन के लिए। The wealthy temples had skilled musicians, singers, and dancers in their services. The practice of employing female temple dancer involved into देवदासी सिस्टम, ठीक है। तो देवदासी सिस्टम में हमको देखने को मिलता है जो फीमेल डांसर है वो उसी में हमको देखने को मिलता है। देवदासी सिस्टम जो एक नॉर्मल है, जिसमें जो कि एक कास्ट मानी जाती है, फिर एक सिस्टम माना जाता है जिसमें कि लो क्लास की देवदासी इसको लो क्लास माना जाता है उस टाइम, ठीक है। तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि जो फीमेल जो है वो डांस प्रैक्टिस उसकी जो डांस मिलती है, ठीक है, फीमेल डांसर मिलती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीमेल टेम्पल डांसर वर ऑनर्ड फॉर देयर स्किल, ठीक है। इस टाइम के पीरियड के टाइम की बात करें तो फीमेल जो डांसर थे जो मंदिरों में नाचते थे, ठीक है, उनको एक ऑनर से उनको रिस्पेक्ट की जाती थी, ठीक है, उनको सम्मान दिया जाता था, क्योंकि जो एक सम्मानित स्किल है उस टाइम की बात करें तो शायद कथकली या फिर ऐसे से डांस होते, लेकिन आज के टाइम हम देख सकते हैं वेस्टर्न डांस आ गया, इतना ज़्यादा उसको वो नहीं जाता, लेकिन उस टाइम के डांसर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है, ऑनर किया जाता था। इवन द रॉयल लेडीज वर फाउंड टू हैव एक्वायर्ड दिस स्किल, ओके। जो बात करते हैं महारानी राजा के बड़ी बड़ी वो भी शौक रखती थी इसको सीखने का, ओके। रंगापता का क्वीन ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकंड वाज अ स्किल्ड डांसर, ठीक है। जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड की जो वाइफ थी, जो रानी थी, वो भी एक डांसिंग कला में स्किल थे, ओके। वो भी डांस कला में माहिर थे, मुनिपुण थे, ठीक है। सो द टेम्पल्स नॉट ओनली प्रोपोगेट्स रिलीजियस एंड सेकुलर एजुकेशन बट आल्सो एक्टेड एज एम्प्लॉयर, ओके। तो यहाँ पर हमने टेम्पल्स के कहीं ना कहीं तीन फंक्शन देख लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी रहा है और सेकुलर भी रहा है और क्या एम्प्लॉयर भी रहा है, ओके। द भक्ति मूवमेंट विच फ्लोरिश्ड अंडर पल्लवास क्रिएटेड अ मेजर इंपैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जो भक्ति मूवमेंट की बात करें हम, तो भक्ति मूवमेंट ने भी जो सोशल स्ट्रक्चर जो पल्लवास के टाइम की बात करें तो उसने भी सोशल स्ट्रक्चर पे काफ़ी इंपैक्ट डाला, क्योंकि अलग अलग टाइप के कवि अलग अलग कवि आए, अलग अलग स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी और लोगों ने उनको पढ़ा और उसने उन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसका भी एक इंपैक्ट पड़ा। वी फाइंड दैट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति कल्ट इन द रीजन लेड टू द लेसनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। द सेंट पोएट्स ऑफ द मूवमेंट बिलोंग टू द डिफरेंट कास्टेज फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। सो भक्ति मूवमेंट की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कास्टेज में इक्वालिटी बनाना उनका कहीं ना कहीं था वो था, ओके। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म से शायद काफ़ी वो इन्फ्लुएंस हुए थे, और वो जो भक्ति मूवमेंट की बात जो पोइट्स होते हैं वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, जो वो ऊपर हाईएस्ट क्लास के भी हो सकते हैं और ठीक है लोएस्ट क्लास के भी है। सो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं, क्योंकि वो हुई डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, ठीक है। सो अगर भक्ति मूवमेंट के जो पोइट्स के बारे में बात की जो अलग अलग क्लासेस हो वो कौन कौन से हो सकते थे, वो थे ब्राह्मण से, ठीक है, वो थे ब्राह्मण, वनगरीज जो ट्रेडर्स थे वो भी थे, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वेलाज थे, ठीक है, काव्याराज थे, पोएट्स, वेंदराज थे, हंटर्स, इवन कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपना, ओके, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पल्लव सोसाइटी। पल्लव सोसाइटी की बात करें तो जो कास्ट सिस्टम था वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि पुराना टाइम था, ओल्ड था, पैट्रियार्की सोसाइटी थी, ओके, ओल्ड में, ठीक है। ईच कास्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड
each caste was organized into occupational classes which were hereditary in nature. So the caste and occupation of an individual were interrelated. Okay, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रही है कि जो पलवास के टाइम का जो कास्ट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा माना जाता था। और हर कास्ट पर डिपेंड करेगा कि वो बंदा क्या काम करेगा, उस बंदे उस इंसान के उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं देखी जाएगी, उसकी कास्ट देखी जाएगी उसके हिसाब से। लाइक अगर किंग है, किंग को कहीं ना कहीं हम क्षत्रिय के रूप में देखते हैं, ठीक है, अच्छे टाइम पे तो किंग का काम है फाइट करना, ठीक है, वो तो जो किंग का बेटा है वो ऑलवेज किंग बनेगा, वो देश की रक्षा करेगा, फाइट करेगा, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि जो एक लोअर लेवल पे लड़का लोग, अगर यहाँ पे लड़के जो शेड्यूल कास्ट है या फिर उसके लड़के यहाँ के लड़के अनटचेबल हैं, अगर उसमें से किसी इंसान के पास इतनी इतनी कैपेसिटी हो, इतनी क्षमता हो कि वो भी फाइट कर सके, या ठीक है वो भी कहीं ना कहीं रूलर बनने का योग्यता, रूलर बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर वो वही बात करें कास्ट सिस्टम की। सो यहाँ पर कास्ट डिसाइड करेगी आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अगर हम फ्यूचर में इन्वेजन की बात करें, जब अरब से इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो कास्ट सिस्टम की वजह से भी काफ़ी जब हम देखते हैं कि नुकसान हुआ है, फिर काफ़ी रीजन कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं रीजन आता है नेगेटिव, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग हैं जो वो आर्मी ज्वाइन कर सकते थे, जो बाकी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करें बाहर के इन्वेजन की, तो जो बाकी जो इन्वेजन से जो बाहर के जो आर्मी आती थी वो सारी यूनिटी में होती थी, उसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता, इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है कास्ट सिस्टम ऑब्वियसली कि हमारे डिफीट के लिए। ओके, class distinction played a vital role in the Pandyan society as well. In the early Pandyan society, people were divided in many classes. The king was at the top of social hereditary follower. Okay, obviously so पहले की बात करें तो, लेकिन जो पांड्या है वो भी कोई कम नहीं थे, ठीक है। तो पांड्या के टाइम पे हम क्लास डिस्टिंक्शन देखने को मिलती थी। सो जो मेन जो है वो किंग है, वो सबसे ऊपर है। ओके, सोशल तो मतलब कहीं ना कहीं होती है, सोशल जो किंग था वो कहीं ना कहीं भगवान का स्वरूप है, या भगवान ने अपना फरिश्ता भेजा है, तो जो बोलेगा वही सही होगा और जो बोलेगा वही होगा, ठीक है, ऐसी ऐसी कहीं ना कहीं सोचती है। ओके, दैट वाज, ठीक है, जो लर्नर सोसाइटी की जो मतलब बड़ी ज़्यादा जो हाई क्लास है, जो पढ़ाई जिनको पढ़ने वगैरह कहा, ठीक है। अलवार्स जो पीजेंटे क्लास थे, ठीक है, या फिर जो कि वॉरियर क्लास थी, ठीक है। अयार जो कि शीप हर्डर्स, ठीक है, जो भेड़ बकरियां चराने वाले। वेट वार्स जो कि हंटर्स, ओके। आर्टिस्ट ऑब्वियसली गोल्ड स्मिथ या फिर ब्लैक स्मिथ सुनहार लोहार हो गया, ठीक है। वलियार्स हो गया फिशरमैन्स। सो इन कैटेगरीज में जो है ये डिवाइड की गई थी सोसाइटी। सो ओके, आप इसको भी एक बार याद रखना नाम से। ओके, The various types of social classes created social inequalities. The nature of society was patriarchal, जैसे मैंने आपको पहले देखा, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आप बात करो कि कास्ट सिस्टम की, तो अगर आपके उसमें इतनी डिसइंटीग्रेशन, इतनी डिसयूनिटी है, सो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को वीक बना देता है। ओके, सो ऐसा आज के टाइम पे हमको देखने को मिलता है, रेयर टाइम पे कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा पुराने ख्याल के लोग हैं आज के टाइम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 95% आई थिंक ये खत्म हो गया कास्ट सिस्टम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में देखने को मिलता है, जो कि एक रीजन बनता है सोसाइटी की डिसइंटीग्रेशन, सोसाइटी की डिसयूनिटी के लिए। ओके, सो सोसाइटी का जो नेचर पैट्रियार्कल था, मतलब जो जेंट्स या फिर पेरेंट जो जेंट्स या मतलब जो घर का अल्फा मेल है, ठीक है, मतलब उसी की चलेगी, जो उसने बोल दिया है उसका नो आर्गुमेंट्स। ओके, जिसने कि घर का जो मर्द है उसे जो बोल दिया वही होगा, ठीक है। वुमेन्स वर नॉट रिक्वायर्ड एज इक्वल टू मैन, ठीक है। सो वुमेन्स की बात करें तो वो मैन के इक्वल पे लेवल पे नहीं दिखाई जाती। जबकि हम बात करें तो मैन और वुमेन की जो मैन और वुमेन में कंपेयर कंट्रास्ट हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन अगर वुमेन है तो मैन है। सो हमको इस बात की रिस्पेक्ट की जो एक अल्फा मेल, अगर बात करें सोसाइटी की पैट्रियार्कल सोसाइटी बता रही है, जो एक अल्फा जब एक मेल अल्फा मेल डोमिनेट करता है वुमेन को, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो भी किसी ना किसी का बेटा, ठीक है। सो ये भी बात पुराने यहाँ पर भी वही बताते हैं, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन अगर ऐसे छोटी हरकतें हो रही हैं तो क्या बोल सकते हैं फिर। वुमेन्स वर ऑब्वियसली की मतलब वुमेन्स जो है वो मैन के बराबर नहीं मानी जाती थी। चलो, दे हैड नो राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, देखो यहाँ पर भी उनको जो है राइट टू प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया जाता है। द कंडीशन ऑफ वीडियोस वर नॉट गुड ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं सती सिस्टम की, तो मतलब वुमेन्स का वीडियो जो होता है उसका जीवन ही नष्ट है। मतलब अगर उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको लगता है कि उसकी जो वाइफ है उसका जीने का हक ही नहीं, मतलब उसको जी के करना ही क्या जब उसका हस्बैंड ही नहीं है। सो अगर ऐसी सोचती कि जो बहुत ही ज़्यादा गलत होती है, और अगर सती प्रथा, ठीक है, सो उसमें वुमेन्स को जिंदा जला देती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर आप सोच सकते हो एक बार कि जब हमारा थोड़ा सा ही हाथ जब हम कट लग जाता है या फिर कितना पेन होता है, लेकिन जब एक जिंदा इंसान को जिंदा जला दिया, सोचो कितना ज़्यादा क्रूर होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है इस चीज़ को हटाने की जरूरत है, इसलिए हम सारे पढ़ रहे हैं। ओके, सती सिस्टम वाज एविडेंट एंड इट वाज कॉल्ड, नीचे कहीं ना कहीं यूजफुल होती है। ओके, जो सती सिस्टम था उसको तिपाइदल बोलते थे। ओके, ऑन द डेथ ऑफ पांड्यन रूलर नेम्ड पुंडा पांड्यन हिज क्वीन ऑब्जर्व दिस कस्टम। ओके, सो इस रूलर के जब ये पांड्यन के डेथ के बाद उसकी क्वीन को ये रूलर ये रिचुअल था इसको परफॉर्म करना पड़ा। ओके, ड्यूरिंग द पांड्यन एम्पायर द किंग प्रैक्टिस पोलोगेमी, ठीक है। देखो मर्द को खुली छूट है भाई, मर्द जो करे पोलोगेमी, मतलब एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, ठीक है। सो पांड्यन रूल के टाइम हमको देखने को मिलता है पोलोगेमी है। ओके, लेकिन वुमेन्स जो है उसको नो राइट्स हैं, नो इक्वलिटी। ओके, that's Polo record that the king had number of trusted minister who on his death burned themselves on the funeral pyre of their king. Okay, however women were given education and had the privilege to choose their husband. Okay, शुक्र है एक तो बात अच्छी हुई। ओके, सो वुमेन को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, और उसको जो उसका हस्बैंड है, लाइक स्वयंवर की बात करें तो उसमें भी उसको अगर बात करें स्वयंवर की बात करें तो उसमें भी एक लिमिटेड है ना, उसको ये नहीं मिल रहा कि मैं उस इंसान से, उसमें जो उसको पर्टिकुलर राजा दिए गए हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर इंसान दिए गए हैं उसको सिर्फ उनमें से एक चुनना है। ओके, चलो इतनी तो मेरी विचार होगा। In the Sangam age, the women were skilled in literature, music, drama, and they are regarded मुदुकुरावे। ओके, सो जो संगम एज के टाइम पे जो वुमेन अगर स्किल लिटरेचर में किसी स्किल है, ठीक है, या म्यूजिक या ड्रामा, उसको मुदुकुरावे बोलते थे, ठीक है। द तमिल एपिक शिलापतिकारम, ठीक है, तो तमिल का एपिक शिलापतिकारम जिसका टाइम पीरियड है 100 से लेकर उस तक, ठीक है। डिस्क्राइब कनागी वाइफ ऑफ कोवलम एज डिस्क्राइब कनागी वाइफ ऑफ कोवलन एज मुदुकुरावे। ओके, सो अभी अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपने कमेंट्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो बता देना कि जो कोवलन कौन था, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। ओके, सो किस तरह से मैंने आपसे इस टाइम सॉरी बताऊंगा नहीं।
आई होप कि अगर आपने वो चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा आपको पता होगा कि कोवलन कौन था और उसकी क्या स्टोरी हो। कैसे अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट में कि कोवलन कौन था। ओके, सो कोवलन की जो वाइफ है ना कानागी, उसको भी मुदुकुरवाई का टाइटल दिया गया था। ओके, मतलब वो भी कहीं ना कहीं स्किल्स में माहिर थी। ओके, as in the Palwa society, the temples in the Pandyan kingdom too were more than religious establishment. They had social and economic function as well. They received lavish gifts from kings, princes, and rich merchants. Such rich endowment made them the center of many cultural activities. Okay. सो पल्लव्स की तरह बात करें कि किस तरह से पल्लव के जो टेम्पल्स या पल्लव के जो रिलीजियस सिस्टम था वो बात करें पांड्यन के, तो पांड्यंस में भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस था। ठीक है, और उनको जो सोशल या इकोनॉमिक फंक्शंस जो होता है वो भी परफॉर्म करते थे। ओके, और जो टेम्पल्स है वो कहीं ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते थे। ठीक है, जो कि राजा या फिर रिच मर्चेंट्स हो गए या फिर प्रिंसेस है उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे। ठीक है, और इसी हमको देखने को मिलता है कि जब टेम्पल्स है वो किस तरह से तीन का रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले रिलीजियस, उसके बाद स्कॉलर और उसके बाद इंप्लॉयमेंट हम देखते हैं कि किस तरह से इंप्लॉयमेंट में अलग अलग स्किल, ठीक है, स्किल लिटरेचर में हो या म्यूजिक में हो, ड्रामा में हो, सो वहीं पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब स्कॉलर टाइप हो गया। सो हमको देखने को मिलता है कि जो टेम्पल है वो किस टाइप की एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज उसको सपोर्ट करता है। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया। ठीक है, जो मैंने टेम्पल्स हैड लाइब्रेरीज व्हिच फैसिलिटेटेड एजुकेशन। दे द स्टडी ऑफ रिक्रिएशन ऑफ वेदास एंड पुराणास कैरिड आउट इन देम। ओके, सो अगर हम बात करें तो जो है कुछ टेम्परेचर की तो लाइब्रेरीज में हमको वहाँ पर मिलती है। ठीक है, लाइब्रेरी सो क्योंकि मंदिर को कहीं ना कहीं जो स्टडी है, ठीक है, स्टडी है उसको सरस्वती माता से जोड़ा जाता है। और जो सरस्वती माता है गॉडेस है, जैसे कि आपको पता है, और मतलब कहीं ना कहीं सरस्वती माता के टेम्पल्स होंगे, जरूरी नहीं कि सरस्वती माता के टेम्पल पे होंगे, मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ। ओके, सो उसी कहीं आई थिंक उसी के लॉजिक से कहीं ना कहीं मंदिर में भी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था और मंदिर में भी लाइब्रेरीज जो है वो की थी। ओके, हम बात करते हैं अगर वेदास की या पुराणास की, तो वो भी इसी टाइम के कहीं ना कहीं आए थे। ओके, उनकी जो रिक्रिएशन हुई थी। ओके, सो पहला पांड्यस का पढ़ लिया हमने ये। अब देखते हैं कल्चुरी कहते हैं। कल्चुरी रूलर आल्सो गिव लैंड ग्रांट टू मठास एंड सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटैच्ड टू दिस टेंपल्स। ओके, कल्चुरी थोड़ी पीछे रहेंगे, फिर ऐसा दे रहे तो कल्चुरीज ने भी कोई नहीं छोड़ा। कल्चुरीज ने भी अपना जो एजुकेशनल टेंपल्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो टेंपल्स से जुड़े हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी टेंपल्स में अपना एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किए थे। और ठीक है, they believed in preservation of the ideal of Varnashram Dharma, which was one of the important characteristics of ancient Indian society. According to which the society was divided into 4 Varnas. Under the Kalchuris of Kalyani, the Virshva movement by Basavana started, which began to promote equality. He established public institutions such as Anubhavam Mantapa to encourage spiritual discussion among the both male and female followers belonging to the different caste and classes. Okay, so यहाँ पर कालचुरीज की बात करेंगे। कालचुरीज ने भी किस तरह से सपोर्ट किया था कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कास्ट सिस्टम को मानते हैं। अगर हम बात करें 4 वर्नास की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ठीक है 4 वर्ण में किस तरह सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। ब्राह्मण आ गया, ठीक है, सबसे पहले क्षत्रिय, ओके, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र इस क्लास में। सो अगर जो ओवरऑल हम बात करें तो जो शूद्र पे कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाते थे। और आपने बात नोट की, अगर किसी बंदे में आप इतना ज़्यादा रहोगे उस बंदे में अगर उसका डर खत्म हो जाए, सो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ रेवोल्यूशन की है। और अगर क्रांति आ गई तो फिर सारा सिस्टम गेम खत्म है। ओके, तो यहाँ पर भी यही वर्क हमको देखने को मिलता है। बाद में इस तरह से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी एक बात करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो गई इक्वालिटी की। ओके, सो कहीं ना कहीं के टाइम पीरियड में भी एक इक्वालिटी की फाइट एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। ओके, और हम बात करें इन्होंने की कल्चर की, तो उन्होंने जो कल्चर के टाइम की तो जो पब्लिक लॉ के इंस्टीट्यूशन बनाई थी अभिनव मंडप, ठीक है, स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए जब हम बात करते हैं, जैसे अकबर की बात करें तो उन्होंने अकबर की बात करें तो उसने इबादत खाना बनाया था। ठीक है, वैसे उन्होंने भी स्पिरिचुअल लेवल के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, जो जहाँ पर कि अलग अलग रिलीजन के जहाँ पर डिफरेंट क्लास के लोग आके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर सकते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट है रिलीजन। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा एडिटिंग में हेडिंग भूल गया, सो एक मिनट, रिलीजन। Okay, so you have religion. Okay. Pal was contributed to the growth of Brahminical religion of their kingdom. Their inscription inform us that they performed Vedic sacrifices like Ashwamedha. Okay, हम अभी तक ऑब्वियसली पिछली कितनी बार पढ़ ली कि जो पल्लव से वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन जो ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो सपोर्ट करते थे, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी यूज किया, अश्वमेध यज्ञ भी फॉलो किया था। ओके, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट फॉलोड जैनिज्म इन द इनिशियल फेज ऑफ दिस पीरियड बट वाज कन्वर्टेड इनटू ब्राह्मणिकल फेथ बाय नयारमन सेंट अपार। ओके, आल्सो नोन एज तिरुवकारुस। ओके, सो जो बात करें हम महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो उन्होंने अपने फर्स्ट इनिशियल फेज में जैनिज्म को सपोर्ट किया था, जैनिज्म को फॉलो किया था, लेकिन बाद में नयारमन जो सेंट थे उन्होंने उसको वापस में ब्राह्मण में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, ही बिकम वर्शिपर ऑफ शिवा, और शिवा लॉर्ड शिवा के वर्शिपर बने। ठीक है, ही वर्क माता विलासा His work Mata Vilasa Prasanna throws some interesting light on the existing situation of the followers of different faith in this kingdom. Okay, so जब हम अलग अलग एक्सपीरियंस या अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के एक्सपीरियंस करते हैं तभी हम किसी को आगे बता पाते हैं, या अगर हम उसको पूछते हैं। ओके, सो जब इसने भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को फॉलो किया, उसके बाद जब वो वापस ब्राह्मण में आया तो उसने अपने माता विलासा प्रस्थान में बताया कि अलग अलग अपने अपने उस टेरिटरी के पर्टिकुलर एरिया के सिचुएशन बताई कि ठीक है किस तरह से कौन से लोग किसको फॉलो कर रहे हैं और क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, क्या क्या उनकी डिफरेंट सिचुएशन हो। ओके, ड्यूरिंग हिज विजिट टू कांचीपुरम नोटेड दैट बुद्धिज्म वाज इन द थ्रिविंग कंडीशन। ओके, जो कि ओके, सो जब बुद्धिस्ट का जो स्कॉलर था जो वो कांचीपुरम में आता तो उसने देखा जो बुद्धिज्म था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके राइज लेवल पे था, ट्रेविंग कंडीशन में था। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म था वो अच्छा चल रहा था, बुद्धिज्म प्रमोट था। ठीक है, ओके, there were about 100 Sangrams Buddhist monasteries and 10,000 Buddhist priests were engaged in the study of Mahayana Buddhism. ठीक है, सो लगभग 100 संग्राम जो बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्री और 10,000 जो बुद्धिस्ट के जो प्रीस्ट थे, जो बुद्धिस्ट पुजारी होते हैं वो थे महायाना जो बुद्धिज्म थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी जो स्टडी चल रही थी। ठीक है, द नंबर ऑफ हिंदू एंड जैन टेंपल्स वाज अबाउट 80। ठीक है, सिर्फ 80 हिंदू और जैन के टेंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। धर्मपाल, बुद्धिस्ट स्कॉलर हु लेटर बिकेम हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज फ्रॉम कांचीपुरम। ओके, हमको देखने को मिलता है जो देवपाल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सॉरी धर्मपाल की बात करें तो अगर हम जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो बाद में जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसके हेड बनते हैं। सो ठीक है, वो भी कांचीपुरम से ही
ठीक है। However, Buddhism and Jainism during this time could not find royal patronage. As follower of Vaishnavism and Shaivism, the Pallavas ruler gave patronage largely to Brahminical faith, and this can be seen in Pallava art and architecture. The royal titles were they adopted the taxation system. The tradition of temple building in South India was started by Pallavas in the construction of rock culture, ठीक है। बुद्धिज्म के साथ अब जब बात करते हैं कि अगर हम और के तो जो फॉलोअर्स थे वैष्णविज्म या फिर शिविज्म के जो पल्लव ने उनको अलग अलग पैटर्निज्म में देखा, ओके। सो हम बात करते हैं अगर बुद्धिज्म अगर उसको बात करते हैं अगर पल्लव के जो पल्लव थे वो कहीं ना कहीं शिविज्म और वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, और ये हमको बहुत अच्छी से देखने को मिल जाता है कि आर्किटेक्चर में किस तरह से वो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करते थे और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी करते थे, ओके। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बड़े सारे रॉयल टाइटल्स भी लिए थे, और उनके जो टैक्सेशन सिस्टम उनमें हमको देखने को मिल जाता है कि किस तरह से जो है उनका जो रिलीजन ब्राह्मणिकल रिलीजन को सपोर्ट है, ओके। जो रॉक आर्ट स्कल्पचर है उसमें भी हमको देखने को मिल जाता है, ओके। द टेंपल्स वर कमीशन्ड बाय रूलर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन टू अ पर्टिकुलर डेटी, कमेमोरेट ऑफ विक्ट्री इन बैटल और टू एम्फसाइज देयर पावर, ओके। सो जो पर्टिकुलर टेंपल या फिर जो स्कल्पचर की बात करें हम, तो जो एक रूलर क्यों बनवाता है, ऑब्वियसली जब उसका जो डिवोशन है या किसी के लिए अगर वो विश्वास करता है किसी भगवान, अगर किसी वो रिलीजन को फॉलो करता है जैसे शैविज्म में उसकी बनाएगा, या फिर जब उसने कहीं किसी पे विक्ट्री की हो, ठीक है, या फिर कहीं बैटल की उस पर बनाएगा, ओके, या फिर उसके अपने पावर को दिखाने के लिए बनाएगा कि मैं अपने आप पे बनाएगा, ठीक है। नरसिम्हा सेकंड टुक द टाइटल ऑफ शंकर भक्त व्हिच मींस द वर्शिपर ऑफ शिवा, ठीक है। जो नरसिम्हा सेकंड है उसने शंकर भक्त का टाइटल लिया था जिसका मतलब था लॉर्ड शिवा का भक्त, ठीक है। ही कमीशन्ड दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ उसने किसकी कंस्ट्रक्शन की, द कैलाशनाथ टेंपल एट कांची, शिव टेंपल एट Pinamalai and Shore Temple at Mamallapuram. The temples performed several important functions in several functions in each village, and thus the religious structure emerged as hubs of political power. They gradually became temple cities. Tax-free land grants were given to them. Parameshwar Varman first granted land village for Parameshwar Mangalam to a Shiva temple in village Kumar फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ टेंपल्स। ऑब्वियसली हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि किस तरह से जो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अलग अलग जो रूलर है वो किस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, देखो जो एक पर्टिकुलर रूलर है वो अपनी पावर को दर्शाने के लिए क्या कर रहा है, किसी भी टेंपल को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, या अपने डिवोशन के लिए, ठीक है, या फिर अपने आप को पावरफुल बताने के लिए कि क्या ही है कि अपने पावर दर्शाने के लिए वो भी एक टेंपल बनाता है। बात करें हम नरसिम्हा वर्मन सेकंड की तो उसने कैलाशनाथ टेंपल जो कि कांची में बनवाया था, ठीक है, शिव भगवान जी का टेंपल बनाया था, और मामलापुरम में उसने शोर टेंपल बनाया था जो शिव भगवान का डोनेट करते हैं, ओके। और बात करें कि तो उसने जो पॉलिटिकल अपनी जो लैंड ग्रांट्स जैसे हम बात की पहले भी, जो वो कोई सी लैंड या फिर कोई टेंपल बनाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी को दिया जाता है तो वहाँ पर उनको उनसे लैंड टैक्स नहीं लिया जाता था। और बात करें तो परमेश्वर वर्मन फर्स्ट की बात करें हम, तो उसने जो विलेज में जब परमेश्वर मंगलम के शिव टेंपल को डोनेट किया था, शिव जी भगवान के नाम पे उन्होंने टेंपल डोनेट किया था, तो उसमें भी उन्होंने टैक्स नहीं लिया था, ठीक है, टैक्स फ्री था वो भी। In the Pandyan kingdom of Sangam age, Shaivism and Vaishnavism thrives, and these faiths coexisted with Jainism and Buddhism. During the Kalbhars, who were possibly the followers of Jainism or Buddhism, both gained more prominence in the region. With the rise of Bhakti tradition, Shaivism and Vaishnavism re-emerged, and whom Sangam visited the Pandyan kingdom, he founded Buddhism was the declining condition. Okay, so यहाँ पर क्या बात करें पांड्यन एज की बात करें तो यहाँ पर शैविज्म और वैष्णविज्म के साथ साथ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का कहीं ना कहीं राइज हो रहा है, साथ में चल रहा है। लेकिन बात करें अगर कालभर्स की तो हमको नहीं पता कि पर्टिकुलरली शायद पॉसिबली जो कालभर्स है वो शायद बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म को फॉलो करते होंगे, ओके। लेकिन हम बात करें भक्ति ट्रेडिशन भक्ति मूवमेंट की बात आई तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन बन गया कि जो शैविज्म और वैष्णविज्म है उसका राइज हो गया, और जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म उसका डिक्लाइन हो गया, कहीं ना कहीं एक रीजन बन गया, ओके। The Kalchuris of Cheti gave royal patronage to the Brahminical religion, especially to Shaivism, ठीक है। जो चेती जो कालचुरीज थे उन्होंने जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, ठीक है, जो बात करें स्पेशली तो शिविज्म के उसको ज़्यादा सपोर्ट किया। They worship Vishnu and Shiva and made numerous land grants for the maintenance of religious establishment, obviously, ठीक है, कहीं ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दान में दे दी, ओके, टेंपल बनाने के लिए उन्होंने भी कालचुरी ने भी कहीं ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दी, ओके, शिविज्म और वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। The Kalchuri ruler Yuvraj I was a worshipper of Shiva and gave royal patronage to Shivaites and Durvasa, a well-known Shivaite established a monastery named Golkimatta. He gave lands for maintenance of his monasteries. His son and successor Lakshman Raja was also a Shiv devotee. Shakti worship was also prevalent. Practice of Yogini cult was popular. There are 64 Yoginis. Their temple are found at Khajuraho, शडोल बेहरघाट, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कालचुरीज है ना, ऑब्वियसली देखो सिंपल बताता हूँ, जो कालचुरीज हैं वो कहीं ना कहीं शैविज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मोस्टली वो शैविज्म को प्रमोट करते थे, शैविज्म को फॉलो करते थे, और जो उनके जो रूलर है युवराज फर्स्ट वो भी कहीं शिव जी भगवान का फॉलो था, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली नॉर्मली ये हो रहा है कि भाई साहब हर एक जो डायनेस्टी है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रही है और लैंड ग्रांट्स दे रही है, ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं है। इतनी आप आपने से लिखो, मुझे विश्वास है कि एक लाइक बात करें अगर बेसिकली पांड्या रूलर्स फॉलोड शैविज्म एंड दे also devote land, they offered land grants to the religious institution which are tax free, okay, ऐसे अपने आप से लिखो, मुझे पता है। ओवरऑल मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि भाई साहब हर एक डायनेस्टी जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है, और वो बेसिक उसके लिए लैंड ग्रांट देती है, उसके मोनेस्ट्रीज के लिए जब बनाती है और उसके मेंटेनेंस के लिए टैक्स फ्री देती है, ओके। और बस यहाँ पर ये वही बार रिपीट हो रही है, और मुझे पता है कहीं बोल जाओगे, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली सीधे सिंपल ये बता दिया कि जो पल्लव्स की बात करो, पांड्या की बात करो या कालचुरी की बात करो, ठीक है, ये तीनों, ठीक है। वो अलग बात है कि अलग अलग को मानते हैं, ठीक है। पल्लव की बात करें तो हमने ब्राह्मण को मानते हैं हिंदुस्तान, लेकिन ठीक है, जब हम बात करते हैं पांड्या की तो बात इन्होंने कहीं कहीं सबसे जैनिज्म को सपोर्ट किया, बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, बाद में इसमें आए भक्ति मूवमेंट कहीं कहीं कालचुरी की बात करते हैं सिर्फ शैविज्म को मानते हैं, कहीं कहीं शक्तिविज्म जहाँ मतलब माता जी है जैसे शिविज्म शिव भगवान विष्णुइज्म, ठीक है। सो कालचुरी की बात करें तो फीमेल गॉडेस में भी कहीं ना कहीं उनमें एक्टिव उनके टाइम पे था। सो यहाँ पर ये बताया कि मैंने आपको ओवरऑल क्या बताया कि ये रिलीजन है, ठीक है। सो ये रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं, ओके। आप मेंटेनेंस के लिए लैंड टैक्स फ्री कर रहे हैं, ठीक है, मोनेस्ट्री रख रहे हैं, प्रीस्ट रख रहे हैं, ओके। और उनको फ्री में विलेज जो है उनका टैक्स फ्री कर रहे हैं, ओवरऑल उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ओके। इसलिए बात यही हो रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड आर्चरी, एक्चुअली यहाँ पर पैडिंग लिखने जाएंगे, ओके। सो एक्चुअली
यहाँ पर शायद पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसलिए इतना बड़ा वो कर दिया। ओके, सो यहाँ पर ऊपर दिया नहीं जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम इन तीनों डायनेस्टीज के आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, let us look at the art and architecture under these dynasties. The architecture of a particular kingdom is influenced by various factors such as the availability of resources material in the respective regions, political situations, political conflict, preference of kings, skills of artisans and the belief system. वो किसी भी किंगडम का आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस होता है कि किस तरह से वहाँ पे की सिचुएशन है, ठीक है, किस तरह से उसका जो किंगडम है वो उसके बड़े ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, ठीक है, क्या लड़ाई वगैरह चल रहा है माहौल, या फिर क्या पीसफुल टाइम है, ठीक है, या फिर ओके, या फिर किंग की प्रेफरेंसेस क्या 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 जैसे हम देखते हैं कुछ किंग्स होते हैं वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, लाइक कुछ जैसे बात करें अगर समुद्रगुप्त की बात करें या फिर जब ओवरऑल और जैसे जहांगीर की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा पेंट शौक था, ठीक है, या फिर शाहजहां की बात करें तो उनको भी आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद था। वैसे हर एक रूलर पे डिपेंड करता है कि उसके टाइम पे उसके पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल उसकी खुद की किंग की प्रेफरेंस क्या, या फिर स्किल आर्टिस्ट्स जो है उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जो आर्टिस्ट्स हैं उसकी स्किल क्या है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या स्किल है, बिलीफ सिस्टम, ठीक है, किसी भी टेरिटरी का किसी भी टेरिटरी में क्या सिस्टम चल रहा है, बिलीफ सिस्टम मतलब किस धर्म को मान रहे हैं या फिर और भी क्या ऐसे कस्टम्स हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं, सब उसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ का आर्किटेक्चर क्या होगा। ओके, फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ओके, The Pallavas and the Pandyas used granite, which is type of hard rock, for the construction of their temples. ठीक है, Pallavas पांड्यास की बात करें तो वो क्या यूज करते हैं, ग्रेनाइट की यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, टेंपल बिल्डिंग के लिए, अपने टेंपल बिल्डिंग के लिए ग्रेनाइट का यूज करते हैं। ओके, unlike soft rock cutting and shaping, hard rock is not easy. It requires very skilled artisan. It is believed that possibly the cave temples commissioned by Pallava and Pandyas were made by same artisans. Okay, so obviously बात करते हैं जब हम कहते हैं ग्रेनाइट की, तो obviously पता है ग्रेनाइट इज हार्ड, जो ग्रेनाइट है वो एक हार्ड मटेरियल है। ओके, सो आप एक पत्थर को तोड़ना चलो लेट कर लेते हैं कि फिर भी आसान है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पत्थर को तोड़ना, लेकिन इस पर्टिकुलर पत्थर को तोड़ के किस तरह से एक पर्टिकुलर शेप देनी है। ओके, एक पर्टिकुलर शेप देनी है इन वेरी एक बहुत अच्छी तरीके से उसको एक शेप भी देनी है। ओके, सो ये काम आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड आर्टिशन चाहिए। और ये माना जाता है कि जो केव टेंपल्स हैं उनके टाइम के वो भी इन्हीं सेम आर्टिशन से ही बनाई गई थी। जैसे हम बात करें शाहजहां की, तो इन साउथ इंडिया रॉक कट आर्किटेक्चर लेड द फाउंडेशन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, जब हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देखने को मिलता है। पल्लव्स आर क्रिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टाइल। उसके पल्लव जो है वो माने जाते हैं कि द्रविड़ स्टाइल के लिए उनको माना जाता है कि उन्होंने लाया था। ओके, द इवोल्यूशन ऑफ पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉरस्पॉन्डेंस विद रीजनिंग रूलर्स। ठीक है, महान महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, वर्मन एंड अपराजिता। ठीक है, तो ये जो है पल्लव रूलर्स है वो ये माना जाता है कि इनकी एवोल्यूशन है या फिर कहीं के टाइम पीरियड में द्रविड़ स्टाइल फेमस हुआ। ओके, ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक स्टाइल्स एंड thus each style is named after the representative patterns. ठीक है, पल्लव आर्किटेक्चर progressively evolved from rock temples to monolithic ruts and finally it gave way to structured temples. The evolution of Pallava architecture can be divided into different stages of art styles. Okay, so पल्लव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, पल्लव के टाइम की बात करते हैं कि जो उनके जो अलग अलग रूलर है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर रूलर है इसका मतलब रहता है 10 साल। ओके, उसके बाद सेकंड रूलर आता है उसका रहता है 15 साल। ठीक है, थर्ड आता है तो उसका रहता है 20 साल। सो अलग अलग टाइम पीरियड पे जो अलग अलग जनरेशन है, ठीक है, सो इस 10 साल और इस 25 साल के बीच वाले में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। इसके टाइम के आर्किटेक्चर और इसके टाइम के आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन के आइडियाज, उसके बाद और ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो हम देखते हैं जिस तरह से पल्लव के जो फर्स्ट रूलर्स हैं, बात करते हैं महेंद्र वर्मन सेकंड, जब हम अपराजिता के बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाती है उनके स्टाइल में। ठीक है, किस तरह से चेंज हो जाते हैं। ओके, सो हर एक पैटर्न जब हर एक रूलर जब नया आइडिया लाता है, नया सिस्टम आता है उनके आर्किटेक्चर में, तो उनको अपने नाम पे दे देता है। ठीक है, बात करें पल्लव का जो आर्किटेक्चर है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार की अगर आपने टीएम में बनाई होंगी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, तो उसमें भी आया ये वाला क्वेश्चन। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो सब बोलता हूं भाई आप इसको रट लो। ओके, सो चांसेस हैं इसके भी आने के। ओके, सो फर्स्ट स्टाइल है महेंद्र स्टाइल। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टाइल कौन सा, महेंद्र स्टाइल। महेंद्र वर्मन ऑब्वियसली आपको नाम से पता चला कि किस रूलर में महेंद्र वर्मन ने बनाया। ओके, महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज आल्सो नोन बाय रॉयल टाइटल चटकारी, व्हिच शोज हिज liking for temples building, liking which shows his liking for temple building. He had employed artisans to construct rock cut temples, and thus under his patronage the early stage of Pallava's architecture was developed. Some of the features of these styles were cubical pillars, circular lingam, 2 armed they were palace door integrants standing in some distinct position each side of door in the shrines. Okay, so बात करें महेंद्र वर्मन की तो हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट जो उसने रॉक कट जो टेंपल्स है उसकी जो अर्लीस्ट स्टेज थी, ठीक है, जो रॉक कट स्टेज की अर्लीस्ट स्टेज वो कहीं ना कहीं के टाइम पे डेवलप हुई हमको देखने को मिलते हैं। क्यूबिकल स्टाइल के जो पिलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमको क्यूबिकल स्टाइल के जो पिलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमको सर्कुलर लिंगम के हमको जो सर्कुलर लिंगम है उसके देखने को मिलते हैं, या फिर 2 आर्म गार्डियंस, ठीक है, दरवाजे जो हैं वो, ठीक है, देखने को मिलते हैं फर्स्ट टाइम पे ऐसे। This style has cave temples with a garbhagriha behind the rectangular mandapas. The mandapa has short and heavy pillars which is equally spaced. These pillars are square in shape and the top and the base. Middle portion of pillars are in octagonal form. They are without any ornamentation, but during the later phase, this style, the top or base of pillars are found in decorated with the lotus motif. ठीक है, ऐसे बात करते हैं ऐसे। ठीक है, the early rock cut cave temples were dedicated to Brahma, Vishnu, Shiva, where the later one dedicated to single Hindu deity, either Vishnu or Shiva. Okay, however the shrine cells are without any major deity, these are completely empty. Okay, so यहाँ पर बात करें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुरानी जो जब हम देखने को मिलते थे वहाँ पर हमको शैविज्म, वैष्णविज्म जैसे साथ में मिलते हैं उनके, लेकिन जब हम बात करते हैं लेटर के तो उसमें ये उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर गॉड को ही डिवोट किया जाता था। ठीक है, पर्टिकुलर गॉड को ही उसकी जो मंदिर है वो डिवोट किया जाता था। सम एग्जांपल्स ऑफ द केव टेंपल्स बिल्ट इन द स्टाइल आर महेंद्र विष्णु टेम्पलेट, महेंद्र वेलिनियर अर्कोनम। ठीक है, लक्षिता यातना केव टेंपल, the ones built at the Lanvar Mandagapattu at Trichirpalli. ठीक है, सो यहाँ ये द्रविड़ स्टाइल के है, यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर लोकेट है। ओके ओके, तो सेकंड हमारा स्टाइल है मामला स्टाइल। ओके, ये मामला स्टाइल किसा मेरी बार प्रोनाउंसिएशन इसकी जब हम बात करते हैं ना साउथ की, तो सो इसके में बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स आते हैं, आई थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप कि मेरे प्रोनाउंसिएशन पे आप नहीं जाएंगे। और ओके, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और मामला इज़ वेल नोन फॉर हिज बिल्डिंग एक्टिविटीज़।
In the early phase of this region, some of temples, यहाँ पर sorry temples है, okay, temple constructed such as the ones at Pudukkottai at Trichonipalli and Trichonopalli show that he continued the Mahendra style. Okay, so Mamala style हमको देखने को मिलता है कि जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है वो उसको भी वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है, वो भी बिल्डिंग्स के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ की जब हम बात करते हैं इनकी यहाँ के आर्किटेक्चर की, तो हमको देखने को मिलता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं महेंद्र स्टाइल जो है वो भी अडॉप्ट किया गया है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मामला स्टाइल इज पिलर्स ऑफ टेम्पल्स। तो इसके जब बात करते हैं हम एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर यूनिक फीचर, तो इसके जो पिलर्स हैं, ठीक है, जो इसके जो पिलर्स हैं उसकी बात करते हैं। इन द महेंद्र वर्मा स्टाइल दे आर थिक हैवी एंड क्यूबन इन द शेप विद कॉर्बेल कैपिटल्स। ओके, सो महेंद्र स्टाइल की बात करते हैं तो जो वो हैवी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं क्यूबल शेप में और कॉर्बेल कैपिटल्स में। एज डिपार्टेड दिस स्टाइल डिस्प्लेड देयर बेटर पोर्शन, बट हम देखते हैं इस स्टाइल में हमको थोड़ा सा इनकी कहीं ना कहीं बेटर प्रोपोर्शन देखने को मिलती है। दे आर टॉल सेंटर मोर ऑर्नामेंटेड एंड अपीयर्ड एलिगेंट। हमको देखने को मिलता है जब महेंद्र स्टाइल में हमको देखने को मिलता है जो पिलर्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल स्क्वायर शेप में, नॉर्मल कहीं ना कहीं स्क्वायर शेप में, विद नो ऑर्नामेंटेड, ठीक है, बेस लेवल पे। लेकिन हम जब बात करते हैं मावाला स्टाइल में तो हमको जो उसके जो पिलर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्यूबिकल सिलेंडर शेप में देखने को मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं ऑर्नामेंटेड भी होते हैं, ठीक है, सजाए गए होते हैं। ओके, ऑन दियर बेस वी फाइंड लियोग्राफ लाइन हेडेड क्रिएचर, ठीक है, कहीं ना कहीं आज के टाइम को भी हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मंदिर के बाहर शेर बनाए होते हैं, ठीक है। और व्याला मोती दी सिम्हा व्यालाज आर शोन इन सीटेड पोजीशन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पिलर्स, हेंस दिस स्टाइल इंट्रोड्यूस अ वेरी वाइटल फीचर ऑफ पल्लवाज आर्किटेक्चर द पिलर्स अराउंड द सिम्हा व्याला इमेज। ओके, सो यहाँ पर देखने को मिलता है जो शेर है, ओके, वो जब वो शेर बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं पिलर को सपोर्ट करता है और ये एक इसका यूनिक फीचर है, ठीक है। सो मामला स्टाइल यही है, इसका ज़्यादा इतना वो नहीं है, ये इसमें से नहीं बताया कि जो महेंद्र स्टाइल से इसको एक फीचर इसका थोड़ा ज़्यादा लिया गया, ठीक है। हमारा महेंद्र स्टाइल से थोड़ा सा ही ज़्यादा अलग है क्योंकि इसका इस फर्क से इतना है कि इसके पिलर्स में है जो वेरिएशन है। ओके, Rajasimmha style. Narasimha Varman II or Rajasimmha constructed structural temples which were constructed by using block of rocks placed once upon the other. It is very difficult technique from the earlier ways of temple construction during the Pallavas period, ठीक है। तो इसने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे, सो ठीक है, इसने सिस्टम से बनाया था। At Mamallapuram, he built the Shiva temple overlooking Bay of Bengal. Okay, Ishvara temple and Mukunda temple and Kanchipuram. He is known to have built the Kailashnath temple. ठीक है, so Kailashnath temple के लिए जाना जाता है नरसिम्हा वर्मा सेकंड, also known as राज महेश्वरा temple, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल जो बनाया गया उसको राज महेश्वरा टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। The Kailashnath temple is well noted for its pyramidal vinaman and flat-footed mandapa, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस टाइप से होगा। आई थिंक मैंने उसकी इमेज देखी नहीं, आई होप कि आप जाके गूगल में जाके देख लो। ओके, ऐसे अपने आइडिया से बना रहा हूँ, मे भी इस तरह का होगा। ओके, और हमारा नेक्स्ट स्टाइल है कौन सा, अपराजिता स्टाइल, ठीक है, अपराजिता स्टाइल। अंडर दिस द टेम्पल्स बिल्ट वर वेरी ornate in style. Beautiful images of kings and their queens are also shown, which can be noted as one of important characteristic of this style. We can find a new example of style at Dalmar, ठीक है। तो इसमें इसने अलग कर दिया सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मंदिर में ही उसने जो क्वींस हैं और उनकी किंग्स हैं और उनकी क्वींस की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजेस बनाई देखने को मिलती है, जैसे कि हमको एग्जाम्पल मिलता है ताला नूर के टेम्पल्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अनदर फीचर ऑफ दिस मूवमेंट मिशन बाय पल्लव रूलर इज आर्टिस्टिक स्कल्पचर पैनल फाउंड ऑन दी यूर वॉल, ठीक है। उनके वॉल पे भी कम से कम काफ़ी आर्टिस्टिक तरह के देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं बहुत सारे डिजाइन बनाए तो मेरे ड्राइंग अच्छी नहीं है। ओके, इन महिषासुरमर्दिनी मंडपा विच इज रॉक टेम्पल इन महाबलीपुरम देयर इज अ ह्यूज स्कल्पचर पैनल ऑन द वॉल एट द नॉर्थन एंड इट डिपिक्ट्स द बैटल सीन बिटवीन द 8-armed goddess Durga mounted on the Phalanx line and the buffalo-headed king of demon Mahishasur. ओके, हमको ये देखने को मिलता है कि जो महिषासुरमर्दिनी रॉकेट टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि काली माता को डिवोट करता है, ठीक है। सो उसमें वो एक राक्षस को, ठीक है, ठीक है। सो उसमें वो एक राक्षस को मार रही हैं, ठीक है। किस तरह से वो उसमें माता जी को एक शेर पे बताया गया हुआ है और उस जो डेमन है महिषासुर जो राक्षस है उसको एक बफेलो पे बताया गया हुआ है। ओके, सो किस तरह से माता उनका अंत कर रही हैं, सो इसमें ये बताया गया हुआ। सो ये भी बहुत एक अच्छी इमेज बताई है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत एक यूनिक स्कल्पचर है, एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। बहुत एक यूनिक इमेज देखने को मिलती है जो कि वॉल पे है, ठीक है। ये भी अपराजिता स्टाइल में आती है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू और इसी के साथ हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपकी रिवीजन साथ साथ में चल रही है और मैं कोशिश करूँगा मैं इस बुक को जल्द से जल्दी खत्म कर पाऊँ। थैंक यू एंड बाय बाय।